बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नूलीज़ इक्वेशन को। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बर्नूलीज़ इक्वेशन को डिराइव किया था और हमने उसके स्पेशल केसेस पढ़े थे, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नूलीज़ इक्वेशन को। तो उसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, आपके साथ जितने भी ये फ़िल्टर्स होते हैं या आपके साथ जो फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर पंप्स या जो ये स्प्रेज होते हैं, ठीक है, या इसका जो आपके साथ ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, उनमें बर्नूलीज़ इक्वेशन और साथ में जो है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्प्रे बना लें, एक ऑप्टिमाइज़र, अब ड्राइंग को आप थोड़ा सा इग्नोर करें, लेकिन कंसिडर करें कि ये आपके साथ एक लिक्विड रिजर्वायर है। ठीक है, इस लिक्विड रिजर्वायर में आपके साथ एक लिक्विड जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके साथ इस लिक्विड रिजर्वायर में एक लिक्विड है और इसमें एक पाइप जो है वो इंसर्टेड है। ठीक है, इस लिक्विड रिजर्वायर में आपके साथ एक पाइप मौजूद है और उस पाइप के साथ जो है एक आपके साथ लेट्स सपोज एक स्क्वीज़र है। ठीक है, इस तरह का उस पाइप के साथ एक स्क्वीज़र है। ठीक है, वो एयर स्क्वीज़र्स जो होते हैं ना, तो इस तरह का उसके साथ एक स्क्वीज़र है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्क्वीज़र का एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल एक छोटी सी नोज़ल जो है वो यहाँ पे आपके साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके साथ एक ऑप्टिमाइज़र का सेटअप है। ठीक है, अब आप कंसिडर करें कि इस ऑप्टिमाइज़र के सेटअप में दो डोमेन्स हैं मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स जो है वो इस स्क्वीज़र के अंदर जो है और साथ में फिर इस नोज़ल में ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये यहाँ तक जो है वो लिक्विड के सरफेस तक भी आए हुए हैं। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, ये जो लिक्विड का और सरफेस है, ये भी आपके साथ लिक्विड के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इनिशियली देखें ऐसी सिचुएशन है कि इनिशियली आपके साथ ये जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं ये भी रेस्ट में हैं और ये बाहर वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लैक, ये भी रेस्ट में हैं। तो रेस्ट मॉलिक्यूल्स का जो इस सरफेस पे प्रेशर है और जो ब्लैक मॉलिक्यूल्स का इस सरफेस पे प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इनिशियली लिक्विड का लेवल जो है वो आप देख रहे हैं कि लिक्विड का लेवल बिल्कुल आपके साथ नॉर्मल लिक्विड का लेवल है, बाहर भी और पाइप के अंदर भी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप इस स्क्वीज़र को स्क्वीज़ करेंगे, अगर हम इस स्क्वीज़र को स्क्वीज़ कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो इस स्क्वीज़र के अंदर है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स ये मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स किस में चले जाएंगे, ये तमाम मूव करने लग जाएंगे। जब ये मूव करने लग जाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपके साथ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखे बर्नूलीज़ प्रिंसिपल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ा था कि फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स अप्लाइज लो प्रेशर एंड स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स अप्लाइज हाई प्रेशर। तो स्टूडेंट्स अब देखें क्या हुआ, वो जो मॉलिक्यूल्स थे जो उस नोज़ल के या उस पाइप के अंदर थे, वो मॉलिक्यूल्स, वो जो आपके साथ रेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेड मॉलिक्यूल्स किस में आ गए,
वो मोशन में आ गए, जबकि ब्लैक जो मॉलिक्यूल्स थे वो ब्लैक मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में है, वो रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स, अगर रेड मॉलिक्यूल्स मोशन में आ गए हैं तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लैक मॉलिक्यूल्स जो कि रेस्ट में हैं तो उनका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, ये जो आपके साथ लिक्विड का लेवल है, ये प्रेशर डिफरेंस की डायरेक्शन में ये लेवल ऊपर जाना शुरू कर देगा, और ये लिक्विड इस नोज़ल में इस तरह ऊपर जाना जो है वो शुरू कर देगी। अब जब लिक्विड इस नोज़ल में ऊपर जाना शुरू कर देगी तो वो जैसे ही यहाँ तक इस रीजन तक पहुँचेगी, तो पीछे से तो एयर आ रहा है, तो पीछे से एयर आ रहा है तो वो इस लिक्विड के पार्टिकल्स को भी अपने साथ आगे भिजवा देगी, और आपके साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके साथ एक मिक्सचर बन जाएगा। किसका? एयर का और उस लिक्विड के पार्टिकल्स का एक मिक्सचर बन जाएगा। और वो मिक्सचर जो होगा, फिर ज़रा आप देखें कि फिर हमने एरिया को क्या किया हुआ है, एरिया को कम किया हुआ है। तो जब स्टूडेंट्स एरिया कम होता है तो फिर स्पीड बढ़ती है। अब जब ये स्पीड बढ़ेगी तो वो जो मिक्सचर होगा वो और भी होमोजीनियस होता जाएगा। ठीक है, वो मिक्सचर और भी होमोजीनियस होता जाएगा, और आखिर में एक स्मॉल एरिया से वो होमोजीनियस मिक्सचर बाहर की तरफ जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस स्प्रे फिल्टर में या ऑप्टिमाइज़र में दो चीज़ों का हाथ है। एक तो इसमें बर्नूलीज इक्वेशन का रोल है, एक तो इसमें आपके साथ बर्नूलीज इक्वेशन का जो है वो रोल है, और दूसरा इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी रोल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी रोल है। बर्नूलीज इक्वेशन का आपके साथ इसमें क्या रोल? बर्नूलीज इक्वेशन का इसमें ये रोल है कि आपने एक एयर को स्टैटिक रखा, दूसरे एयर को आप मोशन में ले आए, तो उसकी वजह से आपने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो लिक्विड जो है वो क्या होने लगा, वो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में वो लिक्विड क्या होने लगा, वो मूव होने लगा। तो ये तो बर्नूलीज इक्वेशन का रोल था। और इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या रोल है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इसमें ये रोल है कि फिर आपने एरिया को कम कर दिया, एरिया को कम करने से स्पीड बढ़ गई, और स्पीड के बढ़ने से वो मिक्सचर जो है वो क्या होगा, वो आपके साथ मुकम्मल तौर पे होमोजीनियस हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके साथ स्प्रे नोज़ल्स होते हैं या आपके साथ ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, ये बर्नूलीज इक्वेशन का भी इसमें रोल होता है, और साथ में इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी रोल होता है। और देखें, ये स्प्रे नोज़ल और ऑप्टिमाइज़र ये कौन से केस पे एक्सप्लेन हुए? ये जो हमने केस नंबर 1 बनाया था, जिसका रिज़ल्ट हमने ये लिखा था कि स्लो मूविंग फ्लूइड्स जो हैं वो लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, और फास्ट मूविंग फ्लूइड्स जो हैं वो हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी का ये तो इसका पहला एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन नंबर 1। अब इसी का जो दूसरा एप्लीकेशन है आपके साथ, उसको एरोफॉइल्स कहते हैं। और ये जो आपके साथ एप्लीकेशन है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इस पे बज़ाते ख़ुद इंजीनियरिंग की अपनी एक फ़ील्ड भी है, जिसको एरोफॉयल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसकी मुकम्मल एक स्टडी है आपके साथ। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, देखें, जब भी आपके साथ जो है मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ व्हीकल्स है ना, ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी व्हीकल्स हैं उन्होंने किस में मूव करना होता है, उन्होंने मूव करना होता है एयर में। ठीक है, या आपके साथ जितने भी लेट्स सपोज कोई एरोप्लेन है,
एरोप्लेन है या आपके साथ जो है मिसाल के तौर पे हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, या जेट एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या करना होता है, उनको भी एयर रेजिस्टेंस का सामना करना होता है, ठीक है, वो भी आपके साथ एयर रेजिस्टेंस को फेस करते हैं। या इस तरह आपके साथ जो है मिसाल के तौर पे सबमरीन्स हो गए, या आपके साथ शिप्स हो गई, तो उन्होंने आपके साथ जो है एयर का भी सामना करना होता है, मूव्स इन एयर, और साथ में जो है उन्होंने वाटर का भी सामना करना होता है। मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई बॉडी जो है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है इन फ्लूइड, ठीक है, इन फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब वो एयर भी हो सकता है, वो कोई गैस भी हो सकता है, वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, और वो आपके साथ प्लाज्मा भी हो सकता है। तो जब भी कोई बॉडी जो है वो फ्लूइड में मूव करेगी, तो उसे किसका सामना करना होगा, उसे सामना करना होगा ड्रैग फोर्स का। और ड्रैग फोर्स का मकसद क्या होगा, उस ड्रैग फोर्स का मकसद ये होगा कि वो मोशन स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप द मोशन। तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये तो आपके लिए फिर नुकसान की बात है ना, क्योंकि आप तो मोशन को स्टॉप नहीं करना चाहते, क्योंकि उस मोशन को कंटिन्यू करने पे आपकी केमिकल एनर्जी ज़ाया हो रही है, आपका पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, आपकी सीएनजी जो है वो ज़ाया हो रही है। तो आप तो चाहते हैं कि वो जितने भी व्हीकल्स हैं वो उस सी ऑफ फ्लूइड में आसानी से मूव कर सके, और आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने इस ड्रैग फोर्स को जहाँ तक पॉसिबल है आपने ड्रैग फोर्स को कम करना होगा। और उसके लिए आपने फिर क्या करना होगा, आपने उसके लिए जो है उस मूविंग बॉडी जो है, वो जो मूविंग बॉडी है उसको आपने क्या देना होगा, उसको आपने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन देना होगा, ठीक है, कि उस पे ड्रैग फोर्स या जो रेजिस्टिव फोर्स है, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो लिक्विड का हो, उस स्पेसिफिक डिज़ाइन की वजह से उस पे वो ड्रैग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो सबसे लीस्ट हो जाए, सबसे कम हो जाए। तो उस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, उस डिज़ाइन को आपके साथ एरोफॉइल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे डिज़ाइंस को क्या कहा जाता है, ऐसे डिज़ाइंस को एरोफॉइल्स कहा जाता है। तो जैसे आपको अब यहाँ पर जो है ये देखें, इस एरोप्लेन के डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें बिल्कुल जो है वो एरोफॉइल्स के मुताबिक ये शेप्स हैं। ये ऐसे शेप्स हैं जो आपको बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जब ये एयर में मूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मतलब अब आप ये एक शेप देखें, मिसाल के तौर पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शेप, ठीक है। अब ये शेप जब मूव करेगा तो आप देखें कि ये आपके साथ ना ऊपर वाले एयर को इतना डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर वाला एयर भी देखें स्ट्रीम लाइन मोशन करता हुआ, ऊपर वाला एयर क्या कर रहा है, स्ट्रीम लाइन मोशन कर रहा है। मतलब आपने जो है देखें एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो वो एयर फिर आप पर भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है कि जो फास्ट मूविंग फ्लूइड होता है, जो फास्ट मूविंग फ्लूइड होता है वो आपके साथ क्या अप्लाई करता है, लो प्रेशर। और जो स्लो मूविंग फ्लूइड होता है, जो स्लो मूविंग फ्लूइड होता है वो आप पे हाई प्रेशर अप्लाई करता है। तो देखिए मिसाल के तौर पे लेट सपोज आपने एक ऐसा शेप जो है एरोफॉइल का वो आपने डिज़ाइन किया है, मिसाल के तौर पे देखें ऐसा एक शेप है, ठीक है। सबर करें इसको थोड़ा सा और भी, लेट सपोज आपने जो है ऐसा एक शेप जो है वो डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है।
लेट्स सपोज, ठीक है, और इसने इस डायरेक्शन में इसने मूव होना है, ठीक है। तो अब ज़रा आप देखने की कोशिश करें, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। अब जो सामने आपके साथ एयर के मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, इसके सामने जो आपके साथ एयर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो जो आपके साथ ये देखें ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये बिल्कुल स्ट्रीम लाइन मोशन करते हुए ऊपर से गुज़र जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह ऊपर से गुज़र जाएंगे, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये कौन से मोशन में होंगे? ये फास्ट मोशन में होंगे। इसी तरह जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी स्ट्रीम लाइन मोशन करते हुए इस तरह गुज़र जाएंगे, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स जो एयर के होंगे ये भी क्या होंगे? ये भी फास्ट मोशन में होंगे। और स्टूडेंट्स इस रीजन में रिलेटिवली कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स इस रीजन में होंगे जिनकी स्पीड जो है इस ऊपर वाले और इस नीचे वाले मॉलिक्यूल्स से रिलेटिवली कम होंगी, मतलब ये तकरीबन स्टैटिक होंगे। तो जब ये स्टैटिक होंगे तो ये इस शेप पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं वो इस शेप पर इतना प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि इस एरोफॉयल में एयर ने हमें रेजिस्ट भी नहीं किया, बल्कि एयर ने उस बॉडी को राइज करने में हमें थोड़ी सी हेल्प भी दे दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एरोफॉयल जो है वो कितनी फ्लूइड डायनामिक्स में किसी बॉडी को, किसी मूविंग बॉडी को डिज़ाइन देना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरह अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात जो है आप जहन में रखें, बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपने फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब किया, इफ़ वी डिस्टर्ब्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ fluid, the fluid will disturb the kinetic energy of us. The fluid will disturb the काइनेटिक एनर्जी ऑफ अस, ठीक है। ये खुलासा है, ठीक है। अगर किसी मूविंग व्हीकल ने फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी या उसके स्पीड को कम करने की कोशिश की, तो याद रखें जब भी किसी फ्लूइड की स्पीड कम होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो तब उसकी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है? उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश की तो वो आप पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, तो वो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा। तो एरोफॉयल का मकसद ये है कि आपके साथ जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि वो फ्लूइड फिर उस मूविंग व्हीकल को जो है डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके साथ मिसाल के तौर पे जो ऑल्टो गाड़ी होती है ना, तो अब ऑल्टो गाड़ी की जो शेप होती है वो इस तरह एब्लॉन्ग्ड शेप होती है, ठीक है। इस तरह आपके साथ शेप होती है। अब ये शेप क्यों इस तरह बनाई जाती है? क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कौन सा मोशन करें? वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन मोशन करें, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि वो इस कार पर, इस मूविंग कार पर जो प्रेशर अप्लाई करे वो कम प्रेशर अप्लाई करें। इस तरह आपने देखें स्टूडेंट्स, देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं, जो आपके साथ हीनो ट्रक्स होते हैं, अगर आपने देखा हो, लेट्स सपोज या हमारे साथ एक जो है वो कैबिन है, और इस कैबिन के साथ जो है कनेक्टेड है एक आपके साथ, ये आपके साथ मिसाल के तौर पे एक ट्रक है, ठीक है। अब देखें ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, अब देखें यहाँ जब एयर आएगा ना,
तो बिल्कुल डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा। तो डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा तो फिर यकीनी बात है कि एयर इस पे ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर आपने ख़याल किया हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो इस तरह के प्लास्टिक से बने हुए इस तरह के ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको विंड डिफ्लेक्टर्स कहा जाता है, वो लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो एयर जो पहले ब्लॉक हो रहा था, जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले ज़ीरो हो रही थी, अब वो एयर किस तरह मोशन करे, अब वो स्ट्रीमलाइन मोशन करें और उसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब ना हो, ताकि उसका जो प्रेशर हो गाड़ी पे वो बहुत कम हो। अब लेट सपोज आपके साथ जो ट्रक का स्ट्रक्चर है ना, वो जो नॉर्मली आप देखते हैं सड़कों पे जो ट्रक का स्ट्रक्चर होता है, अब वो स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके साथ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो स्ट्रक्चर अब बिल्कुल एरोफॉयल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, ये तमाम एयर को ब्लॉक कर देगा। और जब तमाम एयर आपके साथ ब्लॉक हो जाएगी तो फिर उस मूविंग व्हीकल पे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने देखा होगा कि ये जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, ये भी आप देखें इस डायग्राम में बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं है, ये विंग्स भी आपके साथ इंक्लाइंड है। तो आपके साथ जो लेट सपोज ये हम एक एरोप्लेन का जो है वो विंग बना लेते हैं, तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ये इस तरह इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड ये इसलिए होते हैं, एक एंगल बनता है, ये इसलिए होते हैं कि वो एयर जो इससे मूव करे तो वो कैसे मूव करे, वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन जो है उसकी डायरेक्शन में मूव करे, ताकि फ्लूइड जो है या एयर उस एरोप्लेन को स्टॉप करने में कामयाब ना हो। तो इसलिए उनके विंग्स भी जो है इंक्लाइंड बनाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, फिर एरोप्लेन्स में आपके साथ कहीं कहीं पर ऐसे विंग्स कनेक्ट होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं और आप देखें इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रिंग्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं कि जिनकी ओरिएंटेशन जो है वो पायलट अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, ठीक है। ये मूवेबल विंग्स होते हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे जो है ये मूव हो सकते हैं ये विंग्स, ठीक है। तो ये भी एरोप्लेन को जो है फिर हेल्प करते हैं। और अगर एक लेट सपोज अक्सर औकात आपने देखा होगा वो जो आपके साथ फाइटर जेट्स होते हैं वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अपसाइड डाउन जो होते हैं वो इन्हीं प्रेशर विंग्स की वजह से होते हैं। ये इन विंग्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं और इनको एडजस्ट करने के बाद जो है फिर ये अपसाइड डाउन हो सकते हैं, एयर इनको फिर जो है गिराने की कोशिश नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ जो है फ्लूइड डायनामिक्स की दूसरी एप्लीकेशन है जिनको हम एरोफॉइल्स कहते हैं। और आपने इस दूसरी एप्लीकेशन को देखा, ये भी मेनली इस फर्स्ट शॉर्टकट के ऊपर बेस करती है कि वो फ्लूइड जो हाई स्पीड में होगी लो प्रेशर अप्लाई करेगी, और वो फ्लूइड जो लो स्पीड पे होगी वो हाई प्रेशर अप्लाई करेगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं आपके साथ तीसरे एप्लीकेशन की तरफ, और तीसरा एप्लीकेशन जो आपका है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोरेटर ऑफ इंजन। कार्बोरेटर ऑफ इंजन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये जो इंजन का कार्बोरेटर होता है ये भी आपके साथ बिल्कुल उसी जो स्प्रे पंप्स हैं या ऑप्टिमाइज़र्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि बर्निंग जो प्रोसेस है ना, बर्निंग बर्निंग प्रोसेस के लिए आपके साथ ऑक्सीजन जो है वो मस्ट है। ऑक्सीजन के बग़ैर बर्निंग नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, ठीक है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आप एक पीस ऑफ पेपर को भी नहीं जला सकते, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर आप चाहें तो आप आयरन को भी जला सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है मस्ट है बर्निंग के लिए,
ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, आपने जिस भी चीज़ को बर्न करना है, जब तक आप उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जाएंगे वो बर्निंग प्रोसेस शुरू रहेगा। और जैसे ही आप ऑक्सीजन, ये जो हम आग पर जो है वो पानी डालते हैं, तो हम असल में फायर और ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट था, हम उस कांटेक्ट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आग बुझ जाती है। या आजकल तो आपके साथ जो है वो गैस बॉल्स मिलते हैं, तो वो उन गैस बॉल्स को जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ वो गैस बॉल्स फेंक दिए जाते हैं, और वो आग की वजह से वो गैस बॉल्स बर्स्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो बर्स्ट हो जाते हैं तो वो नॉर्मली जो है एक गैस रिलीज़ करते हैं, कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। उस गैस की वजह से आग और जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है उसका कांटेक्ट क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बर्निंग के लिए आपके साथ ऑक्सीजन मस्ट है। और इंजन क्या काम करता है स्टूडेंट्स? इंजन जो है ये आपके साथ, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी हम इंजन में डालते हैं ना, मतलब पेट्रोल या सीएनजी, ये उस केमिकल एनर्जी को वो इंजन कन्वर्ट करता है हीट में। मतलब ये उस केमिकल एनर्जी को बर्न करता है। और हमने कहा कि बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है? बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। जब तक उन केमिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आप उसे बर्न नहीं कर सकते। और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना फिर किसका काम होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना इंजन में ये कार्बोरेटर का काम होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा हम वर्किंग पढ़ते हैं कि कार्बोरेटर की वर्किंग जो है वो कैसी है। तो ऐसे होता है कि जिस तरह बिल्कुल हमने ये ऑप्टिमाइज़र का सेटअप बनाया था, मिसाल के तौर पे ये आपके साथ पेट्रोल का एक रिजर्वायर है। ठीक है, ये पेट्रोल का रिजर्वायर है, इसमें आपके साथ केमिकल एनर्जी जो है वो मौजूद है, पेट्रोल इसमें आपके साथ मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पेट्रोल से हम एक पाइप निकालेंगे। ठीक है, ये आपके साथ रिजर्वायर हो गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे एक पाइप। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल दिया एक पाइप और उसको इंटर कर देंगे एक दूसरे सेटअप के लिए। ठीक है, ये हम यहाँ से ये जगह कर देते हैं ओपन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरा सेटअप है। ठीक है, ये एक दूसरा पाइप है, एक दूसरा पाइप है जिसमें आपके साथ एयर मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें एयर क्या कर रहा है? इसमें एयर मूव कर रहा है। और फिर हम इस पाइप के एरिया को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, और वही रीज़न है ताकि जो मिक्सचर बने वो होमोजीनियस बन सके। तो इस पाइप के एरिया को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है और फिर इसे भेज दिया जाता है एक दूसरे डोमेन में, और उस डोमेन को फिर कहा जाता है, उस डोमेन को कहा जाता है कंबस्चन चैम्बर। कंबस्चन चैम्बर, इस डोमेन में फिर उस मिक्सचर को बर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये वो कंबस्चन चैम्बर है आपका। ठीक है, अब देखें इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझें। आपके साथ कुछ एयर जो है वो इस पाइप में है। ठीक है, ये वो रेड एयर है, और वो रेड एयर जो है इस पाइप में यहाँ तक आया हुआ है, और कुछ एयर जो है वो इस रिजर्वायर में है। अच्छा, ये जो रिजर्वायर का एयर है ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। तो जब ये हमेशा स्टैटिक रहेगा तो इस रिजर्वायर के एयर का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये जो एयर है जो इस दूसरे पाइप में आपको नज़र आ रहा है, ये एयर किस में होगा? ये एयर मोशन में होगा। जब ये एयर मोशन में होगा तो साथ में ये जो एयर होगा ये भी उसके साथ क्या करने लगेगा? ये भी मूव करने लगेगा। तो मतलब आपके साथ जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में आ गए, और जो आपके साथ जो है
ब्लैक मॉलिक्यूल्स हैं वो फ़िलहाल किस में है, रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल मोशन में आते हैं उनका प्रेशर कम हो जाता है और जो मॉलिक्यूल्स रेस्ट में होते हैं उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स क्या डेवलप हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और ये स्टैटिक मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये लिक्विड इस ट्यूब में जाना शुरू कर देगा और यहाँ तक आ जाएगा। जब ये लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ जो आपके साथ पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाएगा, पेट्रोल और एयर के मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर बन जाएगा। अब उसी एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन और पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर बना लिया। अब वो देखें आप, एरिया को हम क्या कर रहे हैं, एरिया को हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया कम करने से किस पे फ़र्क पड़ता है, स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। तो एरिया को कम करने से स्पीड बढ़ेगी और जब स्पीड बढ़ेगी तो वो मिक्सचर क्या होता जाएगा, वो आपके साथ होमोजीनियस होता जाएगा। और जब हम एक मिक्सचर को एक ख़ास कंसंट्रेशन तक पहुंचा देते हैं तो फिर इस मिक्सचर को भेजा जाता है कंबस्शन चैम्बर और वहाँ पर ये मिक्सचर बर्न होता है। और फिर वो बर्न हो सकता है क्योंकि उसमें फिर पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और साथ में उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर आपके साथ पेट्रोल को बर्न करने में हेल्प करते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ऐसा आपके साथ वो है, मॉलिक्यूल है जो बर्निंग कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो इंजन कार्बोरेटर है इसमें भी आपने देखा तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इन्वॉल्व है और साथ में इसमें जो है वो बर्नूलीज प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है। और जिस तरह वर्किंग जो है वो स्प्रे की थी या ऑप्टिमाइज़र की थी, बिल्कुल उसी तरह वर्किंग आपके साथ जो है वो इसकी भी है, ये क्या है, कार्बोरेटर ऑफ द इंजन की भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको कहा जाता है तोरोसीली प्रिंसिपल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो इसका एप्लीकेशन है तोरोसीली प्रिंसिपल, ये अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपके साथ बर्नूलीज का स्टूडेंट था और इसने एक डिराइवेशन की थी और फिर उसको उसने नाम दिया जो है तोरोसीली प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस सबसे पहले इस प्रिंसिपल का हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट This principle states that the speed of a flux, the speed of a flux of a liquid molecule, covering a height h, covering a height h, या through a height h, is the same as the speed of the same molecule through the same height in vacuum। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम का स्टेटमेंट तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप इसको डायग्राम के ज़रिए समझें तो ये बहुत इजी स्टेटमेंट है। मतलब कहने का ये है कि लेट्स सपोज़ आप इस तरह करें कि एक कंटेनर में आप जो है वैक्यूम ले लें, ठीक है। एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया है,
एक कंटेनर, सबर इसको मैं ज़रा दोबारा ड्रा करता हूँ। एक कंटेनर में हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये इस कंटेनर में हम कंसिडर कर लेते हैं वैक्यूम, और एक दूसरे कंटेनर में हम जो है एक लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो दो कंटेनर्स हैं हमारे साथ, और एक कंटेनर में हमने कंसिडर कर लिया कि उसमें एक लिक्विड है। ठीक है, ये इस कंटेनर में आपके साथ एक लिक्विड है। और इस लिक्विड वाले कंटेनर में हमने क्या किया है कि हमने इस लिक्विड वाले कंटेनर में यहाँ बॉटम में हमने एक स्मॉल सा होल कर दिया है। ठीक है, और इस स्मॉल से होल से जब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसका पूरा नाम स्पीड ऑफ आउट फ्लक्स है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हम फिर एफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स का मतलब किसी नोज़ल से या किसी ओपनिंग से लिक्विड मॉलिक्यूल की जो निकलने की स्पीड होती है उसको क्या कहते हैं, उसको स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो तुरुसीली जो प्रिंसिपल है, इसने असल में कैलकुलेशन किसके लिए की है, इसी स्पीड ऑफ एफ्लक्स के लिए इसने कैलकुलेशन की है। मतलब तुरुसीली ने ये मालूम किया है कि जब आपके साथ किसी पाइप से या किसी स्मॉल ओपनिंग से जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आप कंसिडर करें, देखिए ये एक लेयर है लिक्विड का ना, ठीक है, और आप कंसिडर करें कि इस लेयर पे लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है और हमने नीचे एक स्मॉल ओपनिंग जो है वो प्रोड्यूस कर दी है। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो आपके साथ कुछ इस तरह का पाथ कवर करता हुआ, इस नोज़ल से निकलेगा। ठीक है, तो जब ये इस नोज़ल से निकलेगा तो उस वक्त इसकी जो स्पीड होगी वो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहेंगे। और स्टूडेंट्स, इसने कितना हाइट कवर कर लिया है, इसने जो हाइट कवर कर लिया है उस हाइट को हम क्या कहते हैं, उस हाइट को हम एच कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, तुरुसीली कहता क्या है, तो रुसीली ये कहता है कि अगर ये पार्टिकल जो जिसने लिक्विड में मूव होके इस स्मॉल ओपनिंग से गुजरना है, अगर ये पार्टिकल वैक्यूम में होता, ठीक है, यही पार्टिकल, देखें इस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि अगर यही पार्टिकल वैक्यूम में होता और वैक्यूम में ये कितनी हाइट कवर कर लेता, उतनी ही हाइट कवर कर लेता जितनी उसने इस लिक्विड में की है। जितनी उसने लिक्विड में हाइट कवर की है उतनी ही हाइट अगर ये कवर कर लेता तो इसकी जो वेलोसिटी होती जो फ्री फॉल में होती, वो वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके साथ बिल्कुल जो है ये दोनों बिल्कुल सेम होते। तो अब ज़रा स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देखते हुए अब आप दोबारा जो है तुरुसीली प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को देखें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड molecule covering a height h is the same as the speed of the same molecule through the same height बट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में हाइट एच कवर करने के बाद जो स्पीड होती है और वही स्पीड जो है फ्लूइड में भी हाइट एच कवर करने के बाद आपके साथ वही स्पीड होगी। ये जो आपके साथ स्टेटमेंट है ये तुरुसीली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है और इसको हमने जो है अप्रूव करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस वैक्यूम के लिए हम डिराइवेशन कर लेते हैं। वैक्यूम के लिए तो डिराइवेशन आपके साथ न्यूटन लॉज हैं। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी आपके साथ ज़ीरो है, हाइट जो है वो एच ही है, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके साथ प्लस जी के इक्वल है। और हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम फाइनल वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं। तो हम न्यूटन थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू
वी एफ स्क्वेयर माइनस ज़ीरो स्क्वेयर, और आपके साथ यहाँ पर जो वी एफ होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट 2gh की इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैक्यूम में तो वेलोसिटी कितनी आती है, वो तो अंडर द रूट 2gh आती है। तो अब देखते हैं कि क्या ये स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की वेलोसिटी भी अंडर द रूट 2gh आती है कि नहीं, क्योंकि टोरोसिली प्रिंसिपल तो यही कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो अब हमने प्रूफ करना है कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स भी किसके इक्वल है, वो भी अंडर द रूट 2gh की इक्वल है। मतलब ये जो टोरोसिली प्रिंसिपल है इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा जिसको हम प्रूफ करेंगे। तो टोरोसिली प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा आपके साथ कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स जो है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स जो है v, वो किसकी इक्वल होगा, वो अंडर द रूट 2gh की इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसे जो है जल्दी से प्रूफ करते हैं, आसान प्रूफ है इसका, तो इसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। हम जो है वही कंटेनर दोबारा लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया है एक कंटेनर, और इस कंटेनर में आपके साथ जो है एक लिक्विड है, ठीक है। ये आपके साथ कंटेनर में एक लिक्विड है, और हमने जो है क्या कर लिया है, उस कंटेनर में हमने एक स्मॉल सी ओपनिंग यहाँ जो है बना दी है, ठीक है। और ये दो लेयर्स बन गए हैं। एक हमारे साथ कंटेनर का ये लेयर है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये है लेयर 1। ये कौन सा लेयर है, ये आपके साथ लेयर 1 है। और एक कंटेनर का ये लेयर है जो हमने ओपनिंग वाला लेयर बनाया है, ये आपके साथ कौन सा लेयर है, ये लेयर 2 है। और स्टूडेंट्स यहाँ आप एक बात पे गौर करें कि लेयर 1 का जो एरिया है वो लेयर 2 के एरिया से क्या है, वो लेयर 2 के एरिया से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेयर 2 जो ओपनिंग वाला एरिया है वो बहुत कम है, और जो कंटेनर का सरफेस एरिया है, जो उसका बेस एरिया है, वो बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स इससे होगा क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि जब एरिया ज़्यादा होता है तो स्पीड आपके साथ कम होती है। मतलब अगर a1 a2 से बहुत ज़्यादा है तो v1 फिर v2 से क्या होगी, v1 v2 से बहुत कम होगी। मतलब v1 इतनी कम होगी कि वो नेग्लिजिबली आपके साथ स्मॉल होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उनकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो आपके साथ लेवल है ये लेवल इंतहाई स्लोली नीचे आएगा, ठीक है। तो मतलब v1 की स्पीड जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, जबकि v2 की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये किस वजह से, ये एरियाज़ के इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि हमने A1 का एरिया ज़्यादा रखा है और A2 का एरिया हमने कम रखा है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टैटिक है इस एक एरिया के ऊपर, और इस दूसरे एरिया के ऊपर भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो एयर के मॉलिक्यूल्स भी स्टैटिक है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये एयर के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा और इन एयर के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ एक लेयर 1 है, एक लेयर 2 है। दोनों लेयर्स पे हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स हमने लेयर 1 और लेयर 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने कहा कि ये P1 और P2 तो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों आपके साथ, ये आपके साथ P1 का प्रेशर और ये आपके साथ P2 का प्रेशर, P1 भी स्टैटिक है P2 भी स्टैटिक है, और दोनों आपके साथ एयर रेस्ट में है, तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो 1 atm की इक्वल होगा। P1 और P2 दोनों इक्वल होंगे किसके, 1 atm के। तो हमने यहाँ पे दोनों को कैंसिल आउट कर दिया है। तो आपके साथ जो है वो क्या रह गया है, आपके साथ रह गया है हाफ रो
V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं और वो एजम्पशन हम ये वाली एजम्पशन ले रहे हैं कि एज V1 इज़ वेरी मच स्मॉलर देन V2, तो V2 के मुकाबले में V1 को हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके साथ इक्वेशन में देखें क्या रह जाएगा, आपके साथ इस साइड पर रह जाएगा रो जी H1 इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इस रो जी H2 को इस तरफ शिफ्ट करें तो आपके साथ जो है इक्वेशन बन जाएगा, एक साइड पे हाफ रो V1 स्क्वायर सॉरी V2 स्क्वायर रह जाएगा और दूसरे साइड पे रो जी H1 माइनस रो जी H2 रह जाएगा। इससे रो जी कॉमन कर लें तो रो जी आपके साथ H1 माइनस H2 आ जाएगा। यहाँ से ये रो और रो को भी कैंसिल कर दें तो आपके साथ जो है वो इक्वेशन बन जाएगा हाफ V2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी और साथ में H1 माइनस H2। स्टूडेंट्स, H1 असल में आपके साथ क्या है, H1 असल में आपके साथ ग्राउंड से लेकर लेयर 1 की हाइट है। ये जो आपके साथ हाइट है ये H1 है। और H2 क्या है, H2 ग्राउंड से लेकर लेयर 2 की हाइट है। और जब आप H1 माइनस H2 करेंगे तो आपके साथ इनकी जो दरमियानी हाइट है वो आ जाएगी। मतलब ये वो हाइट है जिस पे उस लिक्विड मॉलिक्यूल ने नीचे आना है। तो H1 माइनस H2 की जगह आप सिंपली H लिख दें, ठीक है। तो आपके साथ आ जाएगा हाफ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी और H1 माइनस H2 की जगह सिंपल H आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई कर दें तो V2 स्क्वायर इज 2GH और V2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2GH। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ स्पीड ऑफ ए फ्लक्स का वही फार्मूला आ गया जो फ्री फॉल में हमने ऑलरेडी स्पीड के लिए पहले डिराइव किया था। तो इसका मतलब तुरसीली प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है और तुरसीली प्रिंसिपल जो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के बारे में कहता है कि ये फ्री फॉल जितनी स्पीड होती है, तो वो हमने मैथमेटिकली वो बात साबित कर दी। स्टूडेंट्स, एक एप्लीकेशन जो है अब भी रहता है बर्नूलीज़ प्रिंसिपल का, जिसको वेंचुरीमीटर कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।